जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया, इंदिरा जी ने पेड़ लगाया, राहुल भैया पानी दो, इंदिरा जी ने पेड़ लगाया, राहुल भैया पानी दो, इंदिरा जी ने पेड़ लगाया, राहुल भैया पानी दो, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल सब भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राहुल जी, बहुत देर से हमारी सभी बहनें आपका प्रतीक्षा कर रही हैं और इतने उत्साह में हैं कि आज आपसे इनका वार्ता होगी, आज आप इनसे बात करेंगे। आज ये सैकड़ों बहनें जो हमारी आई हैं, विभिन्न जिलों से आई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये तो कहती थी कि हम 1 लाख बहनें इकट्ठी होंगी, पर हम लोगों ने कहा पहले एक छोटे समूह में आप बात कर लीजिए, राहुल जी को अपनी भावनाओं से आप अवगत कराइए। प्यारी बहनों, जैसे मैं आपसे कह रही थी, आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 10 सालों से हर हिंदुस्तान के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, व्यवसायियों से मिल रहे हैं और उनके भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विगत 2 महीनों में आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने पटरी दुकानदारों की बातें करी, उनकी बातें सुनी, उनके लिए कानून भी बन गया। उन्होंने रिक्शा वालों के साथ बात करी, आज वो आंगनबाड़ियों के साथ बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बात करी, जगह जगह जाके महिला समूहों से, युवाओं के समूह से। हम लोग तो कह सकते हैं राहुल जी, आप पहले ऐसे नेता हैं जो घूम घूम कर हर समूह की बात सुन रहे हैं। तो इससे प्यारी बहनों, ये आंगनबाड़ी इंदिरा जी ने इसका, आप जैसे खुद ही कह रही हैं, उन्होंने जड़ डाली थी और अब ये पेड़ बन चुका है और राहुल गांधी जी से आपकी इच्छाएं हैं कि वो इसमें पानी इसको सिंचित करें। पर जैसा आप खुद कह रही थी, मैंने नहीं कहा राहुल जी, ये खुद कहती हैं कि हरियाणा में इन्हें केंद्र सरकार का जो अंशदान होता है 3,000, उससे प्रदेश सरकार की ओर से 4,500 और मिलकर 7,500 रुपए तनख्वाह मिलती है। उत्तराखंड जो इतना छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश से निकला है, वहाँ 5,000 वेतन है, 3,000 हटके 2,000 सरकार देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल जी 3,000 केंद्र से आता है, सिर्फ 200 रुपए प्रदेश सरकार देती है। इनका ये बड़ा एक मुद्दा है, पर इन लोगों में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये समझ रही हैं कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कैसे प्रफुल्लित हो, कैसे बढ़े, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। पर बहनों, अगर तुम लोग चाहो तो पहले हम राहुल जी से निवेदन करें कि 2 शब्द बोले, हाँ, फिर आपकी बातें होंगी बीच में। तो माननीय राहुल जी, आपको संबोधित करें। राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, वो आप बाद में करना, ये नारेबाजी आप बाद में करना, क्योंकि मैं आपकी बात सुनने आया हूँ, नारे सुनने नहीं आया हूँ। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ आया क्यों। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा है और मैनिफेस्टो में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हम आने वाले समय में करना चाहते हैं। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरे में होता था, 5-6 सीनियर नेता बैठ के वो मैनिफेस्टो बना देते थे और मैंने कांग्रेस पार्टी में कहा कि देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की जनता के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हैं, महिलाओं का मैनिफेस्टो बना रहे हैं, तो क्यों ना हम जाके उनसे पूछ के मैनिफेस्टो बनाएं और बातचीत करके मैनिफेस्टो बनाएं। तो हमने अलग अलग वर्गों से बातचीत की, युवाओं से, महिलाओं से। अब हम आपके पास आए हैं और मैं यहाँ आपको लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपके सामने मुश्किलें क्या हैं और कांग्रेस पार्टी को उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। संक्षेप में बोलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बोलें तो फायदा होगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट में भी बोल दूंगा मेरी जो सोच है। तो जो भी शुरू करना चाहे आप लोग हाथ उठाइएगा, जो लोग बोलना चाहते हैं। जितने लोग बोलना चाहें हाथ उठा दीजिए। आइए, लीजिए बहन, हमको दीजिए। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आई हैं? कहाँ हैं आप? हाँ। मेरा नाम वसुंधरा देवी है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कटेहरी ब्लॉक अंबेडकर नगर से आई हूँ। आदरणीय राहुल भैया, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेतागण तथा यहाँ पर उपस्थित अन्य बड़े भैया एवं सारी बहनें, मैं सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन बंदन करती हूँ। आज बड़े हर्ष की बात है
कि हम आंगनबाड़ियों के बीच में राहुल भैया उपस्थित हुए हैं। इनको देखने से तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बसंत ऋतु आ गई है, किंतु ऋतुराज बनकर जब ये आए हैं तो ये अपने भाई हैं। आज हम क्या कहें, कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अब आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आज तक हमारी व्यथा को सुनने के लिए किसी नेता ने हमें नहीं बुलाया कि हम गरीब उसके सामने कम से कम अपनी बात तो कर सकें। लेकिन बड़े हर्ष की बात यह है कि आज राहुल भैया ने हमें यह मौका दिया कि बहनों आकर के हमारे सामने अपनी बात को कहो। तो हम राहुल भैया से इतना कहेंगे कि सब लोग बड़ों बड़ों का साथ देते हैं, लेकिन आप हमारा साथ देने के लिए आए हैं। इसके लिए हम सारी आंगन बहनें आपके बहुत बड़े आभारी हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि आए दिन पेपर में निकलता है कि उनका वेतन इतना बढ़ रहा है जो बहुत ज्यादा पा रहे हैं, उनका एग्रीमेंट लग रहा है, उनका छठा आयोग वेतन आयोग लग रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का कुछ नहीं लगता। जबकि हम सही बता रहे हैं, अपनी बात हम बता रहे हैं। जिस विद्यालय में मैं आंगनबाड़ी हूँ, ना वहाँ की शिक्षा मित्र या कोई अध्यापिका हमसे ज्यादा गणित लगा सकती है, ना संस्कृत पढ़ा सकती है, ना इंग्लिश पढ़ा सकती है। तो भाई हम पीछे क्यों हैं? इसलिए कि हमारी नियुक्ति आंगनबाड़ी पद पर हुई है। हम भी बीए पास हैं, स्नातक किए हुए हैं, अच्छे सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? भाई हमें क्या कमी है? अध्यापक लोग जो है हेडमास्टर बन जाते हैं, लेकिन हम लोग वही आंगनबाड़ी रह जाते हैं। हम लोगों को क्यों नहीं मास्टर बनाया जाता? भाई हम लोग भी प्राइमरी में काम कर रहे हैं, हम लोगों से टीकाकरण का काम कराया जाता है, भरपूर टीकाकरण का काम हम लोग करते हैं। हम लोग क्या एएनएम बनने लायक नहीं है? हम सुई नहीं लगा सकते हैं? हमको क्यों नहीं वो काम दिया जाता भाई हम जा करके हम एएनएम बन जाएं? या जनगणना में भी काम हम किए हैं। मतलब जहाँ जहाँ हमको काम में लगाया जाता है तो अधिकारी लोग यही समझते हैं कि ये इस काम के लायक हैं, और जब हम उस काम के लायक हैं तो हमको उसके अनुसार पैसा भी तो मिलना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को ना माता जी क्या क्या कराते हैं आपसे? हमसे क्या क्या काम कराते हैं आपसे? कोई ऐसा काम नहीं सर जी कि जो आंगनबाड़ी को न सब कुछ कराते लगाया, चाहे पैसा मिले चाहे न मिले। जैसे हमारी ड्यूटी कुष्ठ रोग में लगती है, हमारी ड्यूटी फाइलेरिया में लगती है, हमारी ड्यूटी पल्स पोलियो में लगती है, हमारी ड्यूटी जनगणना में लगती है, हमारी ड्यूटी निर्वाचन में लगती है, हमारी ड्यूटी रोज केंद्र चलाने की भी है। अगर केंद्र पर ना जाए तो उल्टे सजा भी मिलती है। बच्चों की देख रेख भी करना है, गांव की महिलाओं के पास जाना है। अगर परसों पीड़ा से पीड़ित हैं, आशा बहू नहीं है तो उनको वहाँ अस्पताल भी पहुँचाना है। डायरिया की अभी ट्रेनिंग हुई है, एड्स के बारे में चर्चा करना है। तो क्या काम सर जी छूटा है? जितना हमें याद था उतना हम बता दिए। सारी ड्यूटियां हम लोगों को लगवाई जाती है, लेकिन जब किसी अधिकारी से पैसा की बात करते, अभी हम लोग पल्स पोलियो में बात किए थे, भैया नरेगा वालों को ज्यादा पैसा मिलता, हम लोग दिन भर डिब्बा लेकर के घर घर पोलियो पिलाते, हमको 75 रुपये मिलता है। तो कहें भाई जब यही सरकार देती है तो समझ लीजिए कि यही हम देंगे। हम लोग कहे चलो भाई ये भी ठीक है जो सरकार दे रही वही। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। आपसे तो बहुत मांगने की आशा लेकर आए थे, लेकिन अब हम मांग ही नहीं पा रहे हैं। आपको देख करके हम इतना खुश हैं कि जैसे लग रहा हमको सब कुछ मिल गया। अब क्या बताएं, अन्य बहनें मांगेंगी, अब आपको जो देना होगा भैया खुद दे दीजिएगा, यही हमारी आपसे। राहुल जी 30 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों हम लोगों को सशक्त किया, इंदिरा जी ने ताकत दी। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी 3 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। तो राहुल जी और कौन बोलना चाहता है? और कौन है? बताओ बताओ बताओ। बस इतने ही लोग बोलेंगे। पहले पीछे वालों को मौका दीजिए। नीला जो पहनी उनको दीजिए। मैं दे दूं क्या? माननीय राहुल भैया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहुल भैया आपसे हम लोग बहुत उम्मीद लगाकर आए हुए हैं। आप 22 तारीख को हम लोग लखनऊ में आए थे। अखिलेश भैया ने कहा ये आप लोग की केंद्र सरकार की योजना है, हमसे कोई मतलब नहीं है आपसे, ना हम आपसे कोई काम लेंगे और न ही आपसे आपका 1 रुपया हम लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। आपसे लेना देना हमसे कुछ भी नहीं है।
आप केंद्र सरकार के हैं, आप केंद्र सरकार से लीजिए। और हर काम, बीएलओ का ड्यूटी हुआ, पोर्टफोलियो का ड्यूटी हुआ, हर काम में हम लोग को लगाया जाता है। पोर्टफोलियो में हुआ, अगर हम नहीं काम करते हैं और अपने उत्तर प्रदेश मास्टर सर सब कुछ नहीं काम करवाते, हम ही लोग से काम करवाते हैं। आपसे भैया निवेदन है कि हम लोग को राज्य सरकार, राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए और महंगाई देखते हुए हम लोग का ख्याल करिए। सर हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम अकेले कमाने वाले हैं, 3 बच्चे लेकर हम रहते हैं, मेरे पास आदमी भी नहीं है, 10 बरिस का मरा हुआ है। कैसे 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 मरे? एक्सीडेंट हो गया सर। और हम 3 कैसे कैसे लेके अपने बच्चों, हमको भी शौक है कि हम अच्छे स्कूल में बच्चे का पढ़ाई करें, लिखाई करें, मगर हम लोग के पास इतना है नहीं कि हम कर सकें। और काम करने के लिए हम लोग पुलिस अच्छे में काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग के पास इतना कुछ नहीं है कि हम अपने बच्चे के अच्छे से खिला सके, पहना सके, उड़ा सके। और हम लोग से जो भी काम करना है हम लोग करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। अच्छा, बच्चों का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम शहबाज खान है और लड़की का नाम सना है और एक इमरान है। और क्या करना चाहते हैं वो बड़े होके? सर मेरे पास बहुत हौसला तो बहुत है मेरे बच्चे को, मगर उतना मेरे पास है नहीं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। मगर वो क्या कहता है, वो क्या करना चाहता है? हाँ, लड़की मेरी कहती है मम्मी हम डॉक्टर बनेंगे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, मगर अपने मेहनत से बच्चों को आज हम इतना अभी भी प्राइमरी स्कूल में अच्छे पढ़ रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं। और हमको नर्सरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास 1 पैसा नहीं है, हम उतना में खिला भी नहीं सकते हैं। 3000 रुपया मिलता है। समय से मिलता है? नहीं, समय से भी नहीं मिलता है। 6 महीने में नहीं मिलता है, 8 महीना भी। मीटिंग में आने जाने का किराया देते हैं। मैडम लोग पहुंच जाती हैं तो मानदेय कार्ड भी देती हैं। राहुल जी, अगर आप एक बार निगाह घुमा लें तो इनकी व्यथा सुन के सब औरतों की आंख नम हो गई। हर महिला के आंख पे रुमाल है। और ये बात सच है, जब हम कहते हैं कि सारे छोटे छोटे प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां 5000, 7000, 8000 मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार? मुझे अगर मालूम है तो शायद इस सरकार ने वादा भी किया था अपने चुनाव घोषणा पत्र में, सर कहा था कि हम दुगना कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा। तो बहनों, अब राहुल जी आए हैं, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? 1 मिनट, हाथ उठाइए सब लोग, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। और कौन लोग हैं? पहले पीछे वालों को, फिर आगे वालों को। अरे माननीय राहुल भैया जी, मैं आपको और आपके सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और हमारी समस्त जिलों से आई हुई आंगनवाड़ियों को मैं हार्दिक हार्दिक नमन करती हूँ। और मैं अपना थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूंगी कि मैं कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष हमारी बीना जी हैं हाथरस से, और मैं उनके साथ महिला उपाध्यक्ष हूँ, कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। और मेरी समस्या ये है कि मैं 2007 से इस सहायक पद पे काम कर रही हूँ, और कभी कभी मेरी सीडीपीओ या डीपीओ ने मुझे कांग्रेस में काम करते देख लिया है, और कुछ मैं अपनी कर्राई से काम लेती हूँ, जैसे कि मुझे दबाया जाता है और मैं दबती नहीं हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि तेरा प्रमोशन तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। 2007 से अब तक मेरा प्रमोशन होना असंभव है। मेरी तो ये दर्द बड़ी कहानी है, जबकि मेरे प्रमोशन की जब एजुकेशन नहीं थी तो मैंने कोई प्रेस नहीं किया था, लेकिन जब मैंने 2011 में हाई स्कूल की तब मेरा दायित्व बनता है भैया। और उसके बाद में मैंने 2013 में मैंने इंटर भी कर लिया, 2nd डिवीजन, और बराबर मैं अपनी प्रमोशन फाइल रिसीविंग कराती रही हूँ। उसके बावजूद भी काफी प्रमोशन होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि आप एजेड हो चुकी हैं, अब आपका प्रमोशन नहीं होगा। मेरी समस्या यही है, क्योंकि मैं सहायक पद पे काम करती हूँ। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जी, एक अच्छा, जब मैं अंदर था महिलाओं से, वहाँ 2-3 महिलाओं से बात कर रहा था। अच्छा, उनको भी यहाँ बुला लीजिए ना। आ जाइए बहनों, आगे जी, आप लोग आइए। तो वो मुझे कह रही थी कि उनको डर लगता है कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है।
हम लोग बिना खाए बिना पिए काम पर बच्चे को छोड़ देते हैं। बच्चे जैसे भी रहते हैं, जिस हाल पर रहते हैं, पति जैसा भी रहता है, घर में जैसा भी काम पड़ता है, हम उस काम पर दौड़े दौड़े वहाँ जाते हैं। इतना हम लोगों को डर है, हम लोग सारे काम करने के लिए तैयार, तो फिर भी हम लोगों का भैया पेट नहीं भरता है। आप ही जो है कि हम लोगों का पेट भर सकते हैं। नहीं बताइए, ये अवस्था आ गया है, सारी बहना तेरे हो गई हैं। अब सब बताइए कैसे रहेंगी? जो किसी को 4 बच्चे हैं, किसी को 5 बच्चे हैं। कभी कभी त्योहार पर जाता है तो मुमताज हो जाते हैं कि 10 रुपया बच्चों को हम लोग कहाँ से लाएं, मादे भी समय से नहीं मिल पाती है। ये हाल हम लोग। हेलो राहुल भैया जी, हम सब लोगों के आभारी हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम 81 से काम करते हैं, लेकिन करते करते आज तक हमारी बहुत सारी समस्याएं सामने आई। हमारा उम्र बीत गया, ओवर एज हो गया, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आस लगा के आपके पास आए हूँ कि हमको कुछ अनुदान दे दें, ताकि हम घर जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि हम ओवर एज हो गए, हमारा कुछ है नहीं हमारे पास। फिर भी हम क्या लेके जाएंगे घर? हमारे बच्चे भी मांगेंगे तो कहेंगे कि जिंदगी भर नौकरी की क्या लेके आई हो। तो इसलिए आशा लगा के हम आए हैं कि कुछ आप अपने तरफ से हम लोगों को दे दीजिए। यही हमारा प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन अंडर एज जैसे कैसे, मतलब प्रमोशन करने का नियम क्या है? 81 में जब नियुक्ति हुआ तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन जब प्रमोशन होने को हुआ तो 96 में लिस्ट गई, 97 रोक दिए, 98 में लिस्ट। CDPO नहीं बनाते? नहीं, यहाँ तो 98 में सुनिए, 98 में लिस्ट जब बनी, सुनिए 98 में लिस्ट जब बनी तो उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर इनका सब 98 में लिस्ट बनी तो उसमें 45 और वो अंडर एज ओवर एज निकाल दिए, जबकि कोई विभाग में अंडर एज ओवर एज नहीं है, कोई भी विभाग में। लेकिन भैया हम 8 साल तक यहीं लखनऊ हाई कोर्ट में लड़ी। उसके बाद जब हमारी फाइल 3 नंबर पर थी, अब जब हम आए वहाँ कोर्ट में तो कहे अपने वकील से कि भैया ऐसा है कि बहस ले लीजिए, लेकिन वो वकील, सरकारी वकील खड़ा होकर के बोला, लेकिन हमारा वकील नहीं आया और जज साहब हमारी फाइल फेंक दिए। हम चले गए घर रोते हुए। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कुछ हम लोग को दे दीजिए। मिश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी, सभी बहनों, देखो मैं भी गुजरात से आता हूँ और मेरे यहाँ भी तो आंगनवाड़ी बहनों का संगठन है और मैं खुद काफ़ी सारी उसके अंदर मदद है तो हमने की है एज एन। एक तो यह है कि केंद्र सरकार से जो पैसा जाता है वो समय से वैसे तो सरकार भेज देती है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार के पास से आपके पास आने के अंदर काफ़ी उसमें वक्त लगता है और समय से नहीं देता। एक दूसरा, डीडीओ और सीडीपीओ ये दोनों के ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है कि आपको कितना रसद पूरी देना नहीं देना, दूसरा काम करवाना, ज़्यादा काम करवाते उनका पैसा नहीं देते, 2-2 3-3 बार मीटिंग बुलवाते उसका भी पैसा नहीं देते, आने जाने का किराया नहीं देते, उसके अंदर है उस पर परमानेंट। हमने सरकार के पास से उस वक्त भी रजूआत बोला था और आज भी कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी ऑफिसर, सीडीपीओ हो चाहे डीडीओ हो, वो निकाल न सके अपनी मर्जी से। आप सुन लेना, अपनी मर्जी से कोई न निकाल सके, ऐसी कुछ व्यवस्था की मांग हमने हमेशा की और मेरे ख्याल से ये बात आज आपके ओर से भी राहुल जी के सामने है तो आ रही है और उसके अंदर जरूर हम सोचने का उसमें वो करेंगे और मैं उनको आपकी ओर से और हमारी ये पूरे देश की आंगनवाड़ी की बहनों का सवाल है, जिसमें दिल्ली की सरकार ने किया, पैसा भी आपका दिल्ली की सरकार ने ही बढ़ाया, दूसरे ने नहीं बढ़ाया, मैं भी बता दूं आपको। इसलिए आपके जो उसके साथ के जो सवाल जुड़े हो, खास करके पैसे नहीं देते हो, वो बहुत काम करवाते हो, ऐसा काम करवाते हो जिसके पैसे नहीं मिलते हो आपको, सब कुछ काम आंगनवाड़ी वालों के है तो बहनों के पास है तो करवाओ। ऐसी जो एक मानसिकता हेल्थ डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो अपने बस्ती के सेंसस का क्या अपने मतगणना नहीं जनगणना का काम जो है उसका हाँ, वो सब काम सभी आंगनवाड़ी की बहनें तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। मैं तो यहाँ कहूँगा कि शोषण सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके कम से कम पैसा देना,
ये अक्खा पूरा इस सिस्टम के अंदर आया है और उसके अंदर से रास्ता जरूर निकलेगा, इतना मैं तो कहूँगा। लेकिन संगठन आपका मजबूत होगा तो होगा, और जिस पार्टी के साथ में आपने जुड़े होंगे उसमें जैसे आप आदमी चुन के भेजोगे उसके ऊपर होगा। कुछ बोलेंगे आप? भैया जी यस बोलिए। राहुल भैया जी, मैं उत्तर प्रदेश कहाँ राज्य हैं आप? आंगनबाड़ी कर्मचारी एक सेकंड, ये संघ के बच्चा बोलना चाहता है। सर मेरा नाम गौरियांग चौधरी है और मैं जिला मेरठ रावती से आया हूँ। मेरी मांगे हैं कि अखिलेश यादव को उनके पद से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने जितने रुपए डांस परफॉर्मेंस में खर्च किए, अगर वो उतने रुपए किसी हॉस्पिटल, स्कूल या फिर गरीब बच्चों के लिए यूज़ करते बहुत अच्छा होता। और सर गरीब बच्चे जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर उनके माता पिता के पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो उन्हें अपने बड़े स्कूल में पढ़ा सकें। ये शहर के बच्चों और गांव के बच्चों का डिफरेंस खत्म कराया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा बोले। एक दो चीजें और बोलो। आप क्या पढ़ते हो, थोड़ा बताओ। आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हो? सर मैं बड़ा होकर IAS अफसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? सर मेरे मनदीप भैया मेरे मामा के लड़के, वो IAS अफसर में है। मैंने जब से उन्होंने देखा है मैं IAS अफसर ही बनना चाहता हूँ। तो अभी आप कह रहे हो कि CM को हटाना है, अगर CM को हटाएंगे तो फिर उनकी जगह खाली होगी, फिर आपको जाना पड़ेगा उसमें। नो सर आप चले जाइएगा। शाबाश। नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा बोला। बहनों, भैया जी, हम उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों के तरफ से बोलना चाहते हैं कि इनको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हमारी बहनों के साथ शोषण होता है, खिलवाड़ होता है, इतनी सारी रजिस्टरें दी जाती है काम करने के लिए, तो ये परेशान हो जाती हैं। 3000 रुपये सैलरी इनकी है, वो भी 3 महीने 4 महीने कभी कभी 6 महीने पे आता है, और इनको परेशानी भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि खाने को नहीं रहता। हम देखते हैं, हर क्षेत्रों में जाते हैं, हम देखते रहते हैं इनको। इन बहनों की मांगों को पूरा कर लिया जाए, और हम सब आपके साथ हैं। यूपी में हम कांग्रेस को ही लाएंगे। अच्छा, और केंद्र सरकार आप अभी मिस्त्री जी ने कहा जी आपके संगठन के बारे में। आपका संगठन है? जी, हमारी सब महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हूँ, और आशा बहुओं का भी प्रोग्राम मैं करवाना चाह रही हूँ यूपी में। और यूपी में ही नहीं, मैं प्रदेश भर में महिलाओं का संगठन मजबूत कराना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं संगठन तेज हों और हमारी महिलाओं का नाम हो आगे। बस मैं यही कहना अच्छा, मुझे बताइए, ये जो पार्लियामेंट में महिलाओं का रिजर्वेशन का बिल है जी, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? आरक्षण बिल। महिलाओं को जो आपने 17 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम में जो स्टेटमेंट दिया था कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, हम लोग इस चीज से सहमत हैं, है कि नहीं है बहनों? और हम लोग 50% की आबादी से पार्लियामेंट में बैठना चाहेंगे जरूर। अगर और विधानसभा में भी, विधानसभा में भी, मंत्रिमंडल में भी। जी जी। बहुत अच्छा बोली आप। बहनों, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी कि इस देश में गरीबी की रेखा से लोग नीचे आए हैं, बहुत लोग गरीबी की रेखा नीचे आई है। लेकिन राहुल जी हर मीटिंग में कहते हैं कि 70 करोड़ अभी हमारे देश की जनता ऐसी है जो गरीबी से तो निकल गई, रेखा के ऊपर आ गई, लेकिन अभी मध्यम वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाई है, जिनमें आप सब आते हैं। तो ये आपका स्तर कैसे उठे कि आप मध्यम वर्ग में आए, 70 करोड़ लोग आए, वो इनकी बहुत बड़ी पहल है। आप अपना नाम बताइए और बात करिए। मेरा नाम साइमा जमीर है। मैं महिलाओं का जो है मेरठ में संगठन चला रही हूँ, और ये बंद है शायद माइक, ये ले लो। मैं इन महिलाओं का बहुत बड़े स्तर पे, मैंने जो यूपी में अब तक संगठन में बिखराव था, इस यूपी मतलब पश्चिम में, उसे इकट्ठा किया है। महिलाओं की जो ये मेरी बहनों की आवाज है, उसे इतना जबरदस्त मैंने जो है इस टाइम उठाया है कि अखिलेश को जो है नींद से जगा दिया है कि अब तुम्हारे जो है ना सोने का टाइम हम महिलाओं ने खत्म कर दिया है। अगर अखिलेश सरकार जैसे हमारी कांग्रेस सरकार है, जहां जहां है, हमें वहां पे बहुत अच्छा स्केल दिया जा रहा है।
हमारी जो विधवा आंगनवाड़ी में जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है वो विधवा महिलाओं को दी गई है। मैं राहुल जी से भी यही बात कहना चाहूंगी, क्या एक विधवा महिला जिसके पास 3 या 4 या 5 बच्चे हैं, क्या वो उन 3,000 रुपए में उन बच्चों को खाना देना तो बहुत बड़ी बात है, या एजुकेशन देना वो सही तरीके से उनको जो है 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला सकती, और 3,000 रुपए में बताइए कि वो उन्हें एजुकेशन कहाँ देगी। सबके जबकि कहा जा रहा है कि गरीब बच्चों को शिक्षा दो। जो गरीब बच्चे के अंदर टैलेंट है, आज के टाइम में वो बड़े बच्चों में टैलेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो ऑलरेडी पूरी हो रही है। लेकिन जो एक गरीब बच्चा उस पीड़ा से गुजर रहा है, वो समझ रहा है कि तुझे इस पीड़ा से कैसे पार कर पाएगा, तो वो अपना माइंड मेकअप करे हुए, जैसे ये अभी छोटा सा बच्चा गौरियांक आपके बीच में आया, ये मेरे ही साथ आया है, क्योंकि ये इस आंगनवाड़ी के संघर्ष में हम लोगों की मीटिंग अटेंड करता है। और इस बच्चे की ये इच्छा है कि ये बच्चा हमेशा अपना स्कूल की जब इसकी छुट्टी होती है तो ये हमारे संगठन में हमारे बीच में आता है। अभी हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश के खिलाफ 5 दिन का दिन रात का धरना किया है, और उससे डिमांड की है कि जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली में हमारी जो सरकारें दे रही हैं, ऐसे ही या तो आप हमें दोगे। और ये हमारे संगठन की ही कमी है, क्योंकि हमारे जो संगठन बना रखे हैं इन लोगों ने, हमारे ऊपर जेंट्स हैं जो इन्होंने संगठन की कमांड संभाले हुए हैं, वो आंगनवाड़ियों से नहीं है। जो आंगनवाड़ी के संगठन अब नए बने अपनी पीड़ा को सुनने के बाद, क्योंकि उनकी पीड़ा का दर्द एक आंगनवाड़ी ही अच्छे से बता सकती है, अच्छे से समझा सकती है। जो आंगनवाड़ी से ना ही उसकी माँ है, ना बेटी है, ना बहू है, तो वो आंगनवाड़ी का दर्द क्या रखेगा किसी के सामने? वो तो आंगनवाड़ी ही रखेगी अपना दर्द। ये महिलाएं इसीलिए यहाँ आई है कि आपको अपना दर्द सुना सके, बता सके, क्योंकि ये इस पीड़ा को झेल रही हैं। बताइए कि 3,000 रुपए में मेरी एक विधवा बहन जिसके पास एक खूड़ जमीन भी नहीं है, 1 बीघा जमीन भी नहीं है, वो 3,000 रुपए में कहाँ से अपने बच्चे पालेगी? किसका दर्द नहीं है? किस बहन का ये दर्द नहीं है? बताइए आप लोग। लेकिन क्या है, अब तो हमारी सिर्फ मांग आपसे, राहुल भैया से, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि जैसे सोनिया जी ने 1500 के 3,000 किए थे, तो हमारी अपेक्षा है, आकांक्षा है कि राहुल भैया हमें कुछ दें और एक ऐसा कानून लाएं कि जैसे सारे प्रदेशों ने किया है, तो ये सारे प्रदेश एक ही तरीके का मानदेय हम आंगनवाड़ियों के लिए लागू करें। क्योंकि पूरे प्रदेश में एक सी मतलब पूरे देश में एक सी स्थिति जभी बनेगी जब इसके लिए कोई नियम या कानून बनाएंगे आप कि सारी आंगनवाड़ी बहनों को एक सम्मान दिया जाए। क्या आप हमें 10,000 दें, उससे हमें कोई नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 10,000 रुपए पे भी हम लोग जितनी निष्ठा ईमानदारी से आज काम कर रहे हैं, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आप अपना केंद्र का कर्मचारी बनाएं, हमें अपना वर्कर बनाएं। हम 28 लाख बहनें हैं, हमारे 28 लाख बहनों की दुआ आपके साथ है। जब हमारा पेट भरेगा तो हमारे बच्चों से भी के मन से भी दुआ निकलेगी, वो अच्छे स्कूल जाएंगे तो उनका मन भी खुश होगा कि ये देन राहुल भैया की है। और जब एक दुआ जो है ना वो सीधे आसमान से टकराती है, तो आपका सितारा हम चाहते हैं कि हमेशा बुलंद रहे, आपका साया हमेशा हमारे सिर पे रहे, और वो साया जब ही रहेगा जब हमारे भी पेट में कुछ होगा। अगर हमारा ही पेट खाली रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? हम तो भूखे पेट अपने बच्चों को लिए बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि हमारी कुछ हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं समझते हैं। BLO में हमें लगाया हुआ है, पूरे साल के कितना दे रहे हैं? 750 रुपए, जो एक 40,000 रुपए एक कर्मचारी जो शिक्षक ले रहे हैं, उन्होंने बनाई कितनी वोट? 10, 15, 20, और अब जब से हमारा सहयोग आया है इसमें हम लोगों ने कितनी बनाई? 250, 300, और वो भी किनकी बनाई? महिलाओं की, क्योंकि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं कि हमारी महिला बहनें, हमारी महिला शक्ति में जोश भरेगा, तभी तो हम अच्छे से वोट डाल पाएंगे और अपना सही नेता चुन पाएंगे। तो हमने महिला को किसी को नहीं छोड़ा, जिसको हमने वोट नहीं बनाई हो, 18 साल की जो भी हमारी नहीं मतलब वोटर आया है, हमने गांव में डोर टू डोर जाके उसको नहीं छोड़ा है। शिक्षकों की तरह हमने कार्य नहीं किया है। जहां 40 मतलब जिसको 40,000 रुपया दे रही है हमारी सरकार, उसके पास बैग बिठाने के लिए 10 बच्चे नहीं है। और एक हम लोग हैं
कि हम लोग चाहे घर घर जाते हैं और 20 से 30 बच्चों की एंट्री अपने सेंटर पे जरूर रखते हैं। उनको वो सारी चीज सिखाते हैं जो एक प्राइमरी टीचर सिखाती है। उनका सारा अकाउंट का काम हम लोग करते हैं। तो जब समान काम समान वेतन के लिए नियम बना हुआ है तो ये सरकार हमें क्यों नहीं दे रही है? तो हम राहुल भैया, मैं तो आपसे यही कहूंगी, जब आप यहाँ पे हम लोग पहली बार एक इतने बड़े नेता आप हमारे भैया होके हमारे दर्द को सुनने आए हैं, तो मेरी यहाँ इन बहनों को कुछ ना कुछ अवश्य दे के जाए ताकि हम लोग यहाँ से खुशी खुशी जाएं, ना कि दुखी होके जाएं। आश्वासन पे ना भेजिएगा, देकर भेजिएगा, क्योंकि हमें चाहिए और हम भूखे हैं। भूखे पेट को देना, सहारा देना, इसलिए या पहले भगवान होता है और उसके बाद नेता होता है, और हमारे नेता आप हैं। 28 लाख बहनों का साथ आपके साथ है। 28 लाख बहनें ही नहीं, 28 लाख परिवार हैं आपके साथ, और जितना भी है हम लोग आपके लिए हैं। आप हमारे लिए बने, हम आपके लिए बने, और हम यहाँ से आश्वासन से नहीं जाएंगे, ना जाएंगे, ना जाने देंगे। आज कुछ लेके जाएंगे, मैं यही कहना चाहूंगी आपको। हेलो, ये जो आज आप बुलंद आवाज सुन रहे हैं राहुल जी, ये इंदिरा जी ने और राजीव जी ने हमको दी है। आज 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस देश में, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे वो आशा बहुएं हो, चाहे वो रसोइये हो, चाहे वो शिक्षिकाएं हो, आज पंचायतों में महिलाएं हो, सारी महिलाएं 1 करोड़ तक अगर आज बुलंदी से अपनी बात कह रही हैं तो वो कांग्रेस की वजह से, इंदिरा जी, राजीव जी की वजह से। आप में से अब और कौन बोलेगा? हेलो, एक मिनट, आदरणीय, एक मिनट, और कोई जी वही के, और कोई? हाँ, 1 मिनट उनको दीजिए, वो जो लाल स्वेटर पहनी है। उठो बेटा, आएंगे आपके पास, आएंगे। बोलो, नाम बताओ। पास लो। मैं राखी पांडे, ब्लॉक फूलबेहड़, लखीमपुर खीरी से। और राहुल भैया, आप यहाँ पर आए, हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम आंगनबाड़ी बहनें गाँव में बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने का काम करती हैं, कि उन बच्चों को देखना है जो बच्चे 0 से और 6 वर्ष तक के होते हैं। उन महिलाओं को देखना है कि कुपोषित ना होने पाएं। ये सारा कार्य हम लोग करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करती हैं। गांव का जितना भी काम होता है महिलाओं और बच्चों से संबंधित, वो सारा कार्य हम लोग करती हैं, उनको कुपोषण से बचाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, कि हमारे आगे की पीढ़ी अच्छी हो। लेकिन जब हम लोग ही कुपोषित हो जाएंगे, हम 3000, इस महंगाई में 3000 रुपये में क्या होता है? हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा और हमारे भी बच्चे इसी राष्ट्र के आगे चल के नागरिक बनेंगे, साथ में वो भी कुपोषित हो रहे हैं, तो हम कहाँ तक कार्य करेंगे? एक दिन हमारा शरीर भी जवाब दे जाएगा। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उन महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने का, तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें कहाँ तक चल पाएंगी? एक दिन उनके शरीर में चलने की क्षमता भी नहीं रहेगी। और जितनी पावर हमारी, जितनी शक्ति काम करने में लगती है, तो 3000 रुपये में हम उसमें अपने शरीर की पूर्ति क्या, पेट भर बच्चों को और खुद को वो कुछ नहीं दे पाते जितनी हमारी शक्ति खर्च होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम बहनों को कम से कम एक शासकीय दर्जा दीजिए, और जिस हिसाब से हम लोगों से काम लिया जा रहा है उसी हिसाब से हमें वेतन भी मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी बहनों की ड्यूटी कहीं इलेक्शन में, कहीं जनगणना में, कहीं बिलों में, कहीं स्मार्ट कार्ड में लगा दी जाती है। रात के 9-10 बज जाते हैं और बहनें बहुत दूर दूर उनकी ड्यूटी लगती है, और बहनों को समस्या होती है आने जाने में, रात के 9-9, 10-10 बज जाते हैं। तो ऐसे काम हमसे ना कराए जाए। और आपको धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे, कांग्रेस पार्टी ने ये महिला आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में रखा जी, और यहाँ समाजवादी पार्टी ने और बिहार में आरजेडी ने इसका विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध क्यों किया? क्या उनकी सोच क्या है? क्योंकि मुझे लगा कि 50% लोगों, महिलाओं का फायदा होगा,
तो उन्होंने नहीं, उनको जवाब देने दीजिए। तो आपको क्या लगता है कारण क्या? उनकी सोच ये होगी कि पुरुष प्रधान देश रहे और महिलाएं आगे ना आने पाए। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि भाई पुरुष प्रधान देश हो? अब उनकी सोच यही है कि महिलाएं आगे ना बढ़ने पाए और महिलाओं को आगे ना आने दें हम। क्यों ना बढ़ने पाए? क्या उनको क्या डर लगता है? उनको डर ये लगता होगा शायद हम पीछे रह जाएं, महिलाएं हमसे आगे रह जाएं। महिलाएं आगे भाग जाएंगी, आगे स्पीड से निकल जाएंगी। उनका राज रहेगा तो गुंडा राज रहेगा, घर में औरत को काट के रख लेंगे, हवा नहीं आएगी। ऐसा भी होता है ना। हम जाते पोलो राउंड में तो महिलाएं गुंडागर्दी नहीं करती? नहीं कर सकते। हम पोलो राउंड में जाते हैं तो पता क्या बोलते हैं, अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी तो हो रही है। हम पोलियो राउंड में जाते हैं दवा पिलाने के लिए, बच्चे कुंडी बोले जी बच्चे हैं 0 से 5 साल के, जी नहीं है। एक भाई साहब निकलते हैं जी हमारे अखिलेश भैया का राज्य है, अगर हम चाहें तो अपनी औरत को घर में काट के रख ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा भाई एक बार ट्राई करके देखते हैं अखिलेश भैया आता, कौन से भैया यहाँ आते हैं। मैंने कहा करना आसान है और कहना आसान है, ये करके देख फिर बता कौन आता है और कौन नहीं आता यहाँ। ठीक है सर। और सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारी ये जो लाइफ है आंगनबाड़ियों की, जो भी सरकार आती है इस तरीके से बना रखा है जैसे कि कोई टीवी चल रही है, रिमोट उनके हाथ में, जो चैनल पसंद है वो लगा दिया। क्योंकि मायावती जी आई थी, उन्होंने आसमानी कलर हमें पहना दिया, आसमान में पहुंचा दिया। अखिलेश भैया आए, उन्होंने हमें पूरा ग्रीन कर दिया। वो बाहर से हमें बहुत हरियाली दे दी, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। तो ऐसी हरियाली हमें क्या करना है? हमें नहीं चाहिए ये हरियाली। और अखिलेश भैया के लिए मैंने एक गीत बनाया, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताऊँ। सिर्फ जो पैदा हुआ खाने कमाने के लिए, सिर्फ जो पैदा हुआ खाने कमाने के लिए, क्या बहेगा खून उसका, क्या बहेगा खून उसका इस जमाने के लिए, क्या बहेगा खून उसका इस जमाने के लिए। रात भर चीघा पड़ोसी, रात भर चीघा पड़ोसी, बिन दबाही मर गया, बिन दबाही मर गया। जब्र था के आंसुओं से, जब्र था के आंसुओं से ये समुंदर भर गए। देखो आ गए घड़ियाल उसमें नहाने के लिए, देखो आ गए घड़ियाल उसमें नहाने के लिए। सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम अभी खैर मेरी ज्यादा एज मेरा एक और सवाल है आपके लिए। हाँ जी आप रिक्वेस्ट कीजिए फिर मैं पूछता हूँ। मेरी खैर अभी ज़्यादा एज नहीं हुई है, बट मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। पर हमारी डिपार्टमेंट जो हमारी बहनें बहुत बुजुर्ग है, यहाँ तक कि वो चलने के काबिल नहीं है। उन्हें देख के हमें बहुत कष्ट होता है। उन्होंने पूरी जिंदगी सेवा की, लास्ट में उनके बहू बेटे कोई उनको साथ नहीं दे रहे, यहाँ तक कि हमारी खुद की नौकरी नहीं है। तो हमें ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा जो हमारे लास्ट हमारे लिए सहारा ना हो। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आप जो भी समझे, जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि आप हमें कुछ मत दे, सिर्फ आप हमें हमारा अपना पावर दे, हमें शासकीय कर्मचारी करें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ताकि अगर हमारे अपने लाइफ में लास्ट में कोई मत साथ दे तो कम से कम हम इतना तो हो कि हम अपने नौकरी के बल पे नहीं, हम कल को बच्चों को ये कह सकते कि हमने तुम्हारे लिए बच्चों ये किया। हमें सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। भैया आप एक हमें गिफ्ट समझ के ये दे दीजिए कि हमने आपको रक्षाबंधन में राखी बांधी, या आने वाले रक्षाबंधन में बांधेंगे आपको, हमें ये आपको देके जाना ही पड़ेगा 1 से 1%। और हम ये चाहते हैं आजीवन आप हमारे देश के भाई रहें, और हम सब बहनों की तरफ से वादा है कि आप ही हमारे देश के भगवान हैं और भाई हैं। हमें यही चाहिए आपसे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपको ये करके जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब आपने रिक्वेस्ट कर लिया तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जी विकास कम होता है जी, प्रगति कम होती है जी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या तो महाराष्ट्र में भी है सर। ऐसा यहाँ जनसंख्या तो हिंदुस्तान से ज्यादा जनसंख्या तो चीन में है। यहाँ सर सबसे ज्यादा शिक्षा का अभाव,
कम अशिक्षित लोग जाता है। जो ज्यादा नेता आते हैं वो अपना घर भर लेते हैं। कई ऐसे गांव में दूर दूर है जो लोग अपने बच्चों की स्कूल नहीं भेज पाते पढ़ने को, डर की वजह से कि कई गुंडा है, ये बच्चे नहीं बाहर जा पाते तो बेचारे उनके अनपढ़ बच्चे रहते, इसलिए विकास नहीं हो पाता। अब ये सफाई में जो ये आपके अखिलेश जी, मेरे एटा मेरी ससुराल है सफाई के पास, आप वहाँ जाके देखिए, उन्होंने अपने गाँव में तो बिल्कुल चमन कर रखा, दिल्ली फेल है। और जगह नलियों में जगह निकलने की जगह नहीं है, तो क्या मतलब इसका? अपना घर ही भर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो? अच्छा, मैं आपको जो मैंने देखा है मैं आपको बताता हूं। जो प्रदेश हिंदुस्तान में तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उन प्रदेशों में महिला को जगह दी जाती है और महिला वहां दबाई नहीं जाती है। अगर आप केरला जाएं, तमिलनाडु जाएं, महाराष्ट्र जाएं, आंध्रा जाएं, जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहां महिला डरती नहीं है, वो खड़ी हुई है। और जितना पुरुषों को मिलता है उतना महिलाओं को मिलता है। जहां भी महिला दबी हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जहां भी महिला दबी हुई वहां प्रगति नहीं। क्यों? लोग सुपर पावर की बात करते हैं, हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देंगे, बड़ा देश बना देंगे, बहुत प्रगति आ जाएगी। मगर अगर 50% महिला को हम प्रगति नहीं देंगे, अगर उनको हम शक्ति नहीं देंगे, तब तक ना प्रदेश आगे जा सकता है ना देश आगे जा सकता है। तो अब आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको गिफ्ट दूं, ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि गिफ्ट से आपका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको अपनी शक्ति नहीं समझ आएगी, जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक मैं या कोई और आपको जितनी भी गिफ्ट दे दे, आपकी समस्या हल नहीं होने वाली है। आंध्र प्रदेश में मैं गांव में गया, उदाहरण देता हूं आपको। 2-3 साल पहले मैं गांव में गया और काफी हैरान हुआ। वहां पे महिला कुछ मांगती नहीं है, वो अपना जो उसका जो पावर है उसको वो समझती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो प्रदेश में हो। मैं यहां आपको गिफ्ट दे सकता हूं, मगर जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझेंगी, जैसे हाथी होता है ना, अब हाथी घूम रहा है जंगल में और उसको मालूम नहीं कि उसमें सबसे ज्यादा शक्ति है। आप हाथी को कुछ भी दे सकते हो, बात ठीक नहीं होगी। पहले हाथी को अपनी शक्ति समझनी है कि यहां पे हम में सबसे ज्यादा शक्ति है, और अगर हम मिलके खड़े हो गए तो ना यहां कोई पुरुष हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, ना कोई नेता, ना कोई एमएलए, ना सीएम, ना पीएम। मगर इस बात को आप नहीं समझती हैं, नहीं समझती हैं, क्योंकि अगर आप समझती तो ये गिफ्ट नहीं मांगती आप। मैं यहां आपको गिफ्ट देने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं और मैं आपको समझा देता हूं क्यों। क्योंकि मैं आपकी शक्ति को पहचानता हूं और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। उत्तर प्रदेश में मैं महिला समूह चलाता हूं, स्वयं सहायता समूह, उसमें तकरीबन 12 लाख महिलाएं हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समूह है। और जब मैं उनसे बात करता हूं, पहले बात करता था, वो यही कहती थी कि भैया हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। और थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा कि भैया आपको सचमुच में पता है क्या चाहिए। आपको सचमुच में 3,000 रुपए, 4,000 रुपए परमानेंसी नहीं चाहिए। आपको सचमुच में इज्जत चाहिए। और जब आपको इज्जत मिल जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा, और जब आपको इज्जत मिल जाएगी तो आप परमानेंट हो जाएंगी, और जब आपको इज्जत मिल जाएगी तो आपको यहां राहुल गांधी से कोई गिफ्ट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह किया जा सकता है, मगर इसमें आपको भी लड़ना पड़ेगा।
और आपको और ये बात भी सुन लो, मैं महिला आरक्षण की बात करता हूं, पार्लियामेंट में बैठता हूं, कौन सी महिलाएं अंदर आती हैं? किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, मगर अपने आप खड़ी होके महिला पार्लियामेंट में नहीं घुस सकती, विधानसभा में नहीं घुस सकती, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो ये आपको बदलना है। देखिए, आपने मुझसे गिफ्ट मांगी, मैं जो आपकी मदद कर सकता हूं मैं करने को तैयार हूं, मगर मैं आपसे भी एक गिफ्ट मांगना चाहता हूं, और मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। और मेरी गिफ्ट मैं आपसे वोट नहीं मांगना चाहता हूं, मैं आपसे समर्थन भी नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो और अपने आप को पहचानो, और इस बात को समझो कि अगर उत्तर प्रदेश में शक्ति है तो आधी आप में है। और जब आपको घर में दबाया जाता है, मारा जाता है, सड़क पे कोई आपको छेड़ता है, तो आपके अंदर शक्ति है उसको बंद करवाने की। महिला के समूह से मैं बात कर रहा था और बहुत सुंदर चीज एक महिला ने मुझे बताई, और मैं जब तक उसने मुझे बताया मैं इस बात को मतलब सोच भी नहीं सकता था। बातचीत हो रही थी और उसने एक लड़की ने कहा कि मैं पहले गरीब थी, समूह में आई, बैंक से पैसा मिला और आस्ते आस्ते मैंने धीरे धीरे करके मैं खड़ी हो गई। मेरा पति मुझे मारता था और एक दिन मेरे पति ने मेरे बच्चे, रो रही थी जैसे आप रो रही हैं, वो भी रो रही थी, और उसने कहा एक दिन मेरे पति ने मेरे बच्चे को ऐसे उठा के यूं पटक दिया और बच्चे का हाथ टूट गया। और मुझे इतना दुख हुआ कि मैं मतलब 5-6 दिन तो रोई, और रोज मेरा पति मुझे मारता था। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई जब तुम्हारा पति तुम्हें मार रहा था तो हिंसा कौन कर रहा था? तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर हिंसा कर रहा था? और उसने मुझे क्या बताया, क्या जवाब दिया? कोई बता सकता है? नहीं, मेरा पति मेरे ऊपर हिंसा नहीं कर रहा था, मैं अपने ऊपर हिंसा कर रही थी कि मैं उसको मारने दे रही थी। और जब मुझे समझ में आई कि मुझ में शक्ति है, वो मुझे मार नहीं पाया, मारपीट बंद हो गई, उसी दिन से मारपीट बंद हो गई। तो उसने मुझे सिखाया कि ज्ञान आप में है, आप में ज्यादा है। और मेरी सोच है कि देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक ये जो ज्ञान आपके अंदर है, ये पार्लियामेंट हाउस में घुसे, ये विधानसभा में घुसे, ये प्रधानी में घुसे, ये बिजनेस में घुसे। अब देखिए यहां उद्योगपति हैं, हिंदुस्तान में बड़े 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 500-600 उद्योगपति हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं कितनी हैं? एक नहीं, ना के बराबर, एक भी नहीं। बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बेटी उद्योगपति बन सकती है, मगर जमीन से उठकर गरीब महिला उद्योगपति नहीं बन सकती है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। कैसे खिलाफ खड़ा है मैं आपको बताता हूं। मैं सड़क पे चलता हूं, तो मुझे तो कोई नहीं छेड़ सकता ना। कोई पुरुष सड़क पे चलता है, जैसे ये लोग खड़े हैं, इनको तो नहीं छेड़ता कोई। मगर जब आप बाहर निकलती है, जब आप बस पे जाती हैं, तो आपको दबाया जाता है, कोई छेड़ता है, कोई तंग करता है। जब आप यहां काम करती हैं तो आपको दबाया जाता है। तो जो समूह में महिलाएं, उन्होंने मुझे समझाया कि हमें पूरी जिंदगी दबाया जाता है। आप
और उन्होंने मुझे कहा कि आप समझ भी नहीं सकते हमें कैसे दबाया जाता है। मगर उन्होंने मुझे एक और बात सिखाई कि वो भी खड़ी हो सकती है। तो आप मुझसे गिफ्ट मांगो, मैंने भी आपसे एक गिफ्ट मांग लिया। और एक अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति पहचानो, और मैं भी जहां भी आप मुझे चाहते हो, आप मुझे लखनऊ ले जाना चाहते हो, आप मुझे सड़क पे ले जाना चाहते हो, आप किसी पे दबाव डालना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं आपके बीच में आके बैठ जाऊंगा, और आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। आज राहुल जी के साथ आप लोगों का ये जो आपकी समस्या है, ये इसको हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, इस पर ये विचार करिए। मगर आपसे एक सेकंड, मगर मुझे बहुत अच्छा क्या लगा कि आप यहां आई। आमतौर से होता क्या है, नेता आ जाता है, भाषण दे जाता है, चला जाता है, आप लोग वोट दे देती हैं, भूल जाता है। मुझे अच्छा ये लगा कि मैं आज आपके पास आया, वहां आपसे बातचीत की, बच्चों की बात सुनी, और आपने जो कहना था वो मैं समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी 1 मिनट और दे दीजिए। वो जो आपने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत मध्याह्न भोजन का एक प्रावधान दिया है, उसमें हमारी हजारों लाखों बहनें काम करती हैं, ये रसोइया हैं, इनका दर्द भी 1 मिनट सुन लीजिए। हमारा सर व्यू है कि हम बनाई थे भैया, जितने साल से चालू हुआ है उतने साल से खाना बनाई थे, और 30 रुपया हमका मिल रहे हैं। हम जूठन लड़कन के कर रही नहीं चूल्हा चौका, और पैसा हमारा लोग का यूँ है कि हमारे लोग के जौन कुछ आवे खाता पावे, पैसा साल साल हम लोग नहीं पाई थे। तो बताओ हम का करी? कोई खेत में खुद लेके जाई 50 रुपया नहीं आई तो 50 रुपया पाई, वही में हम अत्ते बच्चन के खाना बनाई थे, मांजी धोई थे, तो हम 30 रुपया पाई थे। हम बहुत गिरे आदमी हैं। और भैया का कही, बोलो माइक में बोलो। 1000 में मान लो कि बच्चे कैसे जीवन काटेगा? बहन जी, मान लो कि बच्चे 1000 रुपये कैसे जीवन काटे? 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो हम लोग कैसे जीवन बिताएगा गरीबी में? कि हमारे लोग की जैसे पैसा नहीं है, खेती नहीं, घर नहीं है, तो 5 बच्चे कैसे जी आएंगे? तो 1000 रुपये वेतन पाते हैं, तो हमारी गरीबी का भैया मुँह ध्यान दियो। और मांगे थे हाथ पसार के, हम लोग गरीबी में अपनी मांग रही हैं, और वेतन आ नहीं रहा है। 1000 पाए तो 1000 में मान लो कि कैसे वेतन निपटी। हाँ भैया, सब लोगों ने सारी बात बता दी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं आपकी ही सरकार में एक बार सचिवालय गई थी, वहाँ कांति सिंह मेरी मंत्री थी, तो उन्होंने बोला कि आप तो आए हो राव साहब, लेकिन आपके साथ कोई आंगनबाड़ी बहन नहीं आई, जबकि मैं उसमें थी। तो उन्होंने बोला मेरी ये आंगनबाड़ी बहन है। तो बोली आप क्या चाहती हो? मैंने कहा मैडम ऐसा है कि हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, और प्रमोशन में 45 वर्ष का फाउंडेशन लगा दिया गया है, जबकि मैं इस समय 46 वर्ष की हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहती हो? तो न समझिए ना समझी थी या क्या था, मैंने उनसे बोला मेरी उम्र 50 वर्ष कर दी जाए। ना समझी समझिए। उन्होंने तुरंत बोला सचिव से कि लिखो इसको, और 26 जुलाई 2006 को तत्काल प्रभाव से शासनादेश लागू हो गया। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे प्रमोशन में उम्र का फाउंडेशन खत्म कर दिया जाए। मगर उम्र का प्रमोशन क्या है ये? नहीं हमारे यहाँ स्टेट ऑर्डर है, सेंटर का नहीं है। तो समझाइए, हमारी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ। उसके बाद प्रमोशन में 50 वर्ष दिया गया, जबकि जियो में लिखा गया 10 वर्ष की सेवा प्लस हाई स्कूल पास, लेकिन यहाँ मेरिट लगा दी गई है। मेरिट अगर आप फर्स्ट पास है तो आपको 3 अंक दिया जा रहा है, सेकंड मैंने देखा। हाँ देखा आपने, अलग अलग लोगों को अलग अलग। हाँ जी, इसलिए सर महिलाओं में कोई जाति होती नहीं। जब आपने बिल पूछा है तो मैं उत्तर दे रही हूँ, महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है, फिर बिल पे क्यों विरोध हो रहा है? वही मेरा सवाल। जो सच्ची बात है, महिलाओं की कोई उम्र नहीं है, जाति नहीं है, क्यों उस बिल का विरोध कर रही है सपा, बसपा या कोई पार्टी? वो आपसे डरते हैं।
डरते हैं, डरते नहीं डरते हैं। डरते हैं, सही बोल रहे हैं, डरते हैं कि अपना अधिकार ले लेंगी। हाँ, एक बात, ये एक बार खड़ी हो गई फिर छोड़ेंगे नहीं। हाँ, दूसरी बात ये है सर मेरी कि हार्ट कुक्ड भोजन एनजीओ को दे दिया गया। आप बताइए, जिस बच्चे को हम भोजन कराएंगे एनजीओ खाद का, मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ हो गया, आपकी गलती, जिम्मेदार कौन होंगे? हम होंगे ना, इसको दे दिया गया। फिर आपको पकड़ेंगे। तो आपको डर लगता है इसका, जब ये एनजीओ का जो भोजन आता है आपको डर लगता है? ये डर लगता है कि कोई गलत खाना हो जाए फिर हमारी मुश्किल हो जाएगी। इसको डर लगता है क्योंकि हम उस विधानसभा या लोकसभा के हर बच्चे को देखते हैं। और एक कष्ट और होता है भैया कि इतने लोकसभा विधानसभा में हमारे नेता चुन के जाते हैं, आंगनबाड़ियों की बात कोई नहीं उठाता। हम टीवी बैठ के बराबर देखते रहते, कोई भी कहा है आंगनबाड़ियों के बारे में, कोई नेता नहीं। निर्मल खत्री जी से मैं अकबरपुर में मिली थी, पूछिए आपसे मैं साई प्लाजा में मिली थी। मैं 28 वर्ष से सेवा कर रही हूँ, लेकिन कोई आंगनबाड़ियों को सुध लेने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं, एक तो पैदा हुआ, एक तो आ गया ना, सुनिए, आ गया ना। तो अब तो आशा लेके हम लोग आए हैं ना, आशा लेके आए सर। एक मिनट के, मैं आशा के साथ ही हम लोग यहाँ आए। और मेरी उम्र देखिए, मैं पैर से चल नहीं पाती हूँ। आपसे मिलने के लिए, आप आशा बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इसलिए शासकीय कर्मचारी, मेरी बहनों, आप लोगों का प्रतिवेदन भी आ गया। राहुल जी ने बहुत शांति से आपकी बात भी सुनी। इन अभी लंबे आगे जाना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है जी। राहुल जी ने आपको भरोसा दिया है। कांग्रेस कहती है, करती है। सोनिया जी ने जब जब जो कहा किया। राहुल जी ने आपको आज भरोसा दिया है। हम अपनी शक्ति पहचानेंगे और सरकार की शक्ति राहुल जी लगाएंगे। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिससे कि राहुल जी ने काम किया ना हो। चाहती हूँ कि इसे आप खुद स्टडी करें। मैंने भोपाल में भी मिंटो हॉल में आपको माफी दिया था आंगनवाड़ियों के। मैडम जी, आप हेलो, हाँ जी, हेलो, एक हमारे ऑफिस में एक हमारे ऑफिस में मोहन गोपाल जी, वो खड़े, देखो वो जो हाथ उठाए। एक मिनट सर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ले जाओ उनके पास और बातचीत शुरू कर दो उनसे, ठीक है? सर मैं तो भाई साहब, मैं तो वहाँ 10 बार दे चुकी हूँ। नहीं, शोभा जी अगर ना शोभा जी नहीं, वो जो, हेलो, नमस्कार, भैया जी